अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे। देखने में ये एक छोटा सा मौजू है, लेकिन आपको दुआ की सिलेक्शन में ये बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम आज तक गलत समझते रहे, हमें गलत गाइड किया गया। और जब मैंने प्रैक्टिस के दौरान देखा तो कुछ और ही चीज़ें मेरे सामने आई कि दुआ का प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन। दोस्तों, हमने जब भी किसी सीनियर से बात की और इस नुक्ते को समझने की कोशिश की तो हमेशा हमें यही बताया गया कि जैसे क्रूड फार्म में कोई दुआ काम करती है तो वो उसका प्राइमरी एक्शन होता है। अगर वही दुआ टेंटाइज हालत में इस्तेमाल की जाए तो वो उसका सेकेंडरी एक्शन होता है, और यहाँ पर ही बात को ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, जब प्रैक्टिस की और दुआओं की सिलेक्शन का मसला आया तो देखा कि नहीं, ये बात गलत है। असल बात सेकेंडरी एक्शन और प्राइमरी एक्शन की ये है कि जैसे डॉक्टर कैंट जब रोस्टॉक्स के मुतालिक लिखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा पैरा लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्रायोनिया में हरकत से कमी वाक़या होती है, लेकिन हम गलती से रोस्टॉक्स की सिलेक्शन कर देते हैं, हालांकि वो पेशेंट ब्रायोनिया का होता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात सुकून की हालत में, आराम की हालत में पेशेंट को रिलीफ होता है, हम उस वहाँ पे ब्रायोनिया की सिलेक्शन कर देते हैं, हालांकि अगर दूसरी अलामत देखी जाए तो वो पेशेंट रोस्टॉक्स का ही होता है। तो दोस्तों, असल में ये दोनों के दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन हैं, और ये पोटेंटाइज हालत में होते हैं। जैसे कि डॉक्टर टायलर लिखते हैं कि अगर आप आर्सेनिक की बात करें तो जैसे हमने अक्सर किताबों में पढ़ा हुआ है कि आर्सेनिक की प्यास घूंट घूंट प्यास होती है, और हम जब देखते हैं कि आर्सेनिक का पेशेंट हमारे पास आता है और प्यास के मुतालिक हम बात करते हैं, तो अगर वो घूंट घूंट पानी की प्यास के मुतालिक बताए तो हम आर्सेनिक दे देते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो फिर हम आर्सेनिक के बजाय ब्रायोनिया दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आर्सेनिक का प्राइमरी एक्शन ये है कि उसे घूंट घूंट प्यास लगती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसे प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कि बिल्कुल पल्साटीला की तरह उसे प्यास नहीं होती, लेकिन होता वो आर्सेनिक का पेशेंट है। और बाज़ हालतों में इसे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि डॉक्टर टायलर लिखते हैं कि अगर वो एक कुएं के किनारे पे बैठ जाए तो पूरे का पूरा कुआं पी जाता है, लेकिन उसकी प्यास ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम पल्साटीला की बात करें तो पल्साटीला के प्राइमरी एक्शन में भी प्यास बिल्कुल नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में उसे प्यास हो भी सकती है। अगर हम एपस वल्फिका की बात करें तो प्राइमरी एक्शन में इसे प्यास नहीं होती और पेशाब इसका इंतहाई कम होता है, कतरा कतरा करके आता है, और आखिर कतरे के ऊपर इसे इंतहाई जलन होती है। लेकिन सेकेंडरी एक्शन में हम अगर देखें तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसे प्यास शिद्दत के साथ होती है, और जितनी शिद्दत के साथ इसे प्यास होती है उतनी ही शिद्दत के साथ इसे यूरिन आता है। तो हम यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। असल में बात यह है कि जब इंसानी जिस्म पे मर्ज़ हमलावर होता है तो वो कुछ अलामात शो करता है, अलामात सामने आती हैं, लेकिन अगर वही मरीज़
क्रॉनिक हालत में चला जाता है, पुरानी हालत में चला जाता है, तो बाज़ औक़ात उसकी अलामात बिल्कुल 180 ज़ाविये की डिग्री पे नज़र आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी एक्शन में आर्सेनिक में प्यास गूंद गूंद होती है, प्राइमरी एक्शन में गूंद गूंद प्यास होती है, और सेकेंडरी एक्शन में इससे बहुत ज़्यादा प्यास होती है या बिल्कुल प्यास ख़त्म हो जाती है, थसलस हो जाता है। तो अगर आपको इन बातों का पता होगा तो आप ज़्यादा पानी पीने वाले को भी आर्सेनिक की सिलेक्शन कर सकेंगे। ज़्यादा पानी पीने वाले को आप फॉल्थाटिला भी दे सकते हैं। और अगर हरकत से आराम आ रहा है तो हो सकता है दवाई उसकी बुराई नहीं हो। ये डॉक्टर केंट ने नुक्ता उठाया था। लेकिन अगर हम रवायती तरीके से अद्वियात की सिलेक्शन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो फिर हम उसके सेकेंडरी एक्शन से महरूम हो जाएंगे, और जो फ़ायदा हम मरीज़ को देना चाहते हैं या जिस किस्म की हम शफा चाहते हैं उस किस्म की शफा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम ना तो दवाई का प्राइमरी एक्शन समझते हैं, ना ही दवा का सेकेंडरी एक्शन समझते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ओपियम एक ऐसी दवा है जो बहुत ज़्यादा ज़कील हिस्स है। ये सेंसिटिव टच भी है, पेन के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मेडिसिन है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ओपियम में दर्द बिल्कुल नहीं होता, बीमारी का उससे बिल्कुल एहसास नहीं होता, बीमारी में भी वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि हम दुआ को समझें, दुआ के प्राइमरी एक्शन को समझें, दुआ के सेकेंडरी एक्शन को समझें, दुआ की छुपी हुई अलामात उनको समझें, और हम आसानी के साथ दुआ की सिलेक्शन कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे वो बात पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो की क्वालिटी कैसी जा रही है और हमें किस किस्म के लेक्चर को डिलीवर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारा चैनल देखते रहेंगे, हमारी वीडियो लाइक करते रहेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।